नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज बहुत धमाकेदार खबर है। रिपोर्ट है कि पुतिन का एक बहुत ही खतरनाक फाइटर अब लड़ने लायक नहीं बचा और इसी का फायदा उठाकर ज़ेलेंस्की ने 3 और शहरों पर फिर से कब्जे का मन बना लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आज कच्चा चिट्ठा में हम पुतिन के इसी फाइटर पर अंदर की खबर लेकर आए हैं। रिपोर्ट है कि पुतिन ने नए ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए हैं। उनके विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि पुतिन तो बातचीत करने से भी पीछे नहीं हटे हैं। ऐसे में क्या पुतिन अब ज़ेलेंस्की से बात करेंगे? ये रूस के लिए घुटनों के बल बैठने जैसा होगा। ये रूस की हार कही जाएगी। लेकिन कच्चा चिट्ठा की इस रिपोर्ट में सबसे पहले बात उस मिसाइल अटैक की जिसकी तस्वीरों ने ज़ेलेंस्की की नींद उड़ा दी है। ऐसा धमाका यूक्रेन में पहली बार हुआ। ऐसा धमाका जिसकी गूंज 450 किलोमीटर दूर राजधानी कीव में भी सुनाई दी। ऐसा धमाका जिसने ज़ेलेंस्की के पावर सेंटर की जड़ें तक हिलाकर रख दी। ऐसा धमाका जिसने साबित कर दिया कि पुतिन अब बहुत बेरहमी दिखाने वाले हैं। एक बार फिर देखिए खार्किव शहर में हुआ यह धमाका। पहली नजर में लगा कि खार्किव पर परमाणु हमला हुआ। पूरी दुनिया के मीडिया में यह धमाका सुर्खियों में छा गया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक यह धमाका फ्रंट पेज पर देखा जा सकता है। फिर पता चला कि यह धमाका खार्किव के पावर स्टेशन में हुआ। सब कुछ तहस नहस हो गया। धमाके के बाद का हाल देखकर पूरा यूक्रेन सन्नाटे में है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानी है और उन्होंने पुतिन के सबसे बड़े फाइटर को टारगेट कर लिया है। जिस फाइटर ने सीरिया में आईएसआईएस की कमर तोड़ दी, जिस फाइटर को पुतिन का अहंकार बताया गया, जिस फाइटर को दुनिया की कई एयरफोर्स खरीदना चाहती है, अब उसके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है। यह है रूस का सुखोई 35 मल्टी रोल फाइटर। यह भारत के सुखोई 30 MKI से भी कई मायनों में बेहतर जहाज है और फिलहाल ये यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की फौज के खिलाफ सबसे खतरनाक हमले करने वाला लड़ाकू विमान बन चुका है। रशियन एयरफोर्स के पास अभी 100 से ज्यादा सुखोई 35 है। ये यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल एयर ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा है। यह कहें कि रूस के एयर स्ट्राइक मिशन का लीडर बना हुआ है। यूक्रेन में हुई बड़ी एयर स्ट्राइक में ज्यादातर सुखोई 35 का ही इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज वाले ज्यादातर मिशन और एयर डिफेंस जोन बनाने में सुखोई 35 ही आगे रहा है। यूक्रेन में मिली ऐसी तमाम कामयाबी, ऐसे मिशन जिसमें ज़ेलेंस्की का पूरा एयर डिफेंस सुखोई 35 जैसे जहाजों के जरिए पुतिन ने खत्म कर दिया। तो पूरी दुनिया में इनकी डिमांड बढ़ने लगी। सुखोई 35 के फैंस में सबसे नया नाम ईरान का है। ईरान से ऐसी खबर आई है कि वो रूस से सुखोई 35 खरीदना चाहता है। ईरान कितने जहाज खरीद सकता है इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ईरान अगर सुखोई 35 से लैस होता है
तो पश्चिम एशिया में इसके इजराइल और सऊदी अरब जैसे कई दुश्मनों के लिए ईरान और ज्यादा बड़ा चैलेंजर साबित होगा। सुखोई 35 बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसकी सटीक बॉम्बिंग सीरिया और यूक्रेन में मिसाल बन चुकी है। इसके खरीदारों की लिस्ट बड़ी हो रही है और यही वजह है कि सुखोई 35 की पुरानी तस्वीर बार बार वायरल करके बताया जा रहा है कि पुतिन का फेवरेट फाइटर तो किसी काम का नहीं। ये 3 अप्रैल 2022 की तस्वीर है। ये सुखोई 35 का मलबा नजर आता है जब यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों के दौरान ज़ेलेंस्की का एयर डिफेंस भी मजबूत था और उसने रूस के कई जहाजों को मार गिराया था। यूक्रेन में रिकॉर्ड किए गए ऐसे कई वीडियो बार बार वायरल किए गए। Деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації звільнено близько 2000 квадратних кілометрів української території. Наші підрозділи зайшли до Куп'янська. Триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. За добу для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 23 удари, в ході яких було знищено 4 зенітних ракетних комплекси, уражено 4 опорних пункти. यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रूस के 24 सुखोई 35 को मार गिराया है। वो एयर डिफेंस मिसाइल का भी टारगेट बने और यूक्रेन के विमानों ने उन्हें एयर कॉम्बैट में मार गिराया। लेकिन पिछले कुछ वक्त में पश्चिमी मीडिया ने जो हेडलाइन बनाई उससे यह साबित करने की कोशिश की गई कि रूस का सुखोई 35 बहुत ही बेकार जहाज है। पश्चिमी मीडिया में बार बार यह छापा जा रहा है कि सुखोई 35 एक तरह से यूक्रेन में पूरी तरह फेल हो गया है। यह भी कि रूस की वायुसेना इसे अब बोझ समझने लगी है। सुखोई 35 पर हुए हमलों और यूक्रेन के एयर डिफेंस के आगे उसे जूझता हुआ बताया गया है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि सुखोई 35 को रूस की वायुसेना में लगातार शामिल किया जा रहा है। ऐसे कई जहाज पूर्वी रूस के कोमसोमोल्स्क में अमूर एयरक्राफ्ट फैसिलिटी में तैयार हो रहे हैं। 2024 तक रूस की एयरफोर्स को ऐसे 30 और जहाज दिए जाने की तैयारी है। कहा जाता है कि रूस का यह जहाज बहुत स्पेशल है। चीन अब तक सुखोई 35 का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। उसके पास ऐसे 24 जहाज हैं। लेकिन शी जिनपिंग ने सुखोई 35 लेने का फैसला इसलिए किया ताकि वो उसमें लगे रूस के नए सैटर्न इंजन की नकल करके अपने बाकी विमानों की इंजन वाली समस्या खत्म कर सकें। यही वजह है कि उसने और ज्यादा सुखोई 35 को ऑर्डर नहीं दिया। हालांकि अब रशियन एयरफोर्स का फोकस उसका नया 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 है। यही वजह है कि रूस अब सुखोई 35 की बहुत ही आक्रामक मार्केटिंग भी कर रहा है। सुखोई 35 चौथी जेनरेशन के आगे का लड़ाकू विमान है। इसमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है जो 400 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को पहचान सकता है। इसमें सैटर्न AL-41F-17 के 2 इंजन लगे हैं और थर्स्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ ये क्लोज एयर कॉम्बैट में दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज कहलाया जाता है। लेकिन इसे लेकर नकारात्मक बातें काफी फैलाई गई हैं, वो भी बिना सबूत के। देखा जाए तो यूक्रेन का युद्ध हथियारों का सबसे बड़ा शो बन चुका है। ज़ेलेंस्की ऐसे आधुनिक वेपन सिस्टम का जखीरा इकट्ठा करके दुनिया भर में खूब वाहवाही भी लूट रहे हैं।
लेकिन ज़ेलेंस्की को खैरात में मिले हथियारों ने यूक्रेन युद्ध को और लंबा खींचने का पूरा मसाला तैयार कर दिया है। रूस का स्पेशल ऑपरेशन बनाम नेटो की ज़ेलेंस्की को हथियारों वाली मदद। इस महायुद्ध में सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच नहीं, बल्कि रूस और अमेरिका या यही कहें कि नेटो के बीच चल रहा है। जर्मनी अपना बहुत ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T का जमीन से आसमान में वार करने वाला वर्जन यूक्रेन को दे चुका है। ये वेपन सिस्टम क्या है, इसकी ताकत और रेंज क्या है और रूस के लिए ये कितना बड़ा खतरा साबित हो रहा है, उससे पहले देखिए कि जर्मन चांसलर ने इसे ज़ेलेंस्की तक पहुंचाने से पहले क्या कहा था। In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System IRIS-T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung. ऐसा हुआ भी क्योंकि रूस के जहाज अब पहले वाली आजादी से यूक्रेन के आसमान में नहीं उड़ रहे और इसमें आयरिस जैसे हथियारों की बड़ी भूमिका रही है। IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जिससे थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल होते हैं। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है, लेकिन अब इसका वो रूप जिसमें मिसाइल जमीन पर तैनात लॉन्चर से फायर की जाती है, वो जर्मनी का हॉट वेपन सिस्टम बन चुका है। IRIS-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया गया क्योंकि रूस अपनी बमबारी में ज़ेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर चुका है। यूक्रेन के पास खुद को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए स्टिंगर के अलावा कोई खास हथियार नहीं बचा, तो उसे ऐसे हथियार मिलने शुरू हो गए। यूक्रेन के पुराने सभी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो S-300 हो या फिर बक मिसाइल, रूस की पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले हथियारों ने यूक्रेन के बहुत से हथियार हमेशा के लिए तबाह कर दिए। इसलिए IRIS-T मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास आने से उसकी एयर डिफेंस वाली पावर फिर जिंदा हो गई है और इसी का रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। जर्मन चांसलर यूक्रेन को रूस के अटैक से बचाना चाहते हैं, लेकिन जर्मनी के साथ अमेरिका और ब्रिटेन से आ रही हथियारों की मदद पर रूस का आग बबूला होना लाजमी है। Что наша позиция была изложена президентом где-то пару недель назад на очередном мероприятии, обращаясь к участникам заседания, он сказал: सुलह की बड़ी बड़ी बातों के बीच यूक्रेन में धमकियों का दौर लगातार जारी है। इस जंग की शुरुआत में ही पुतिन परमाणु बम की धमकी दे चुके हैं और नेटो का डर ये है इस युद्ध की चिंगारी उस पर भी आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो बाइडेन और नेटो के सामने विश्व युद्ध रोकने के ऑप्शन कम पड़ जाएंगे। यूक्रेन को आगे रखकर ये पूरा युद्ध एक तरीके से अमेरिका और नेटो ही लड़ रहा है। अभी तक ज़ेलेंस्की को अमेरिका के रॉकेट और मिसाइल मिल चुके हैं। ज़ेलेंस्की ब्रिटेन के हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे रूस बहुत परेशान है। ज़ेलेंस्की की फौज स्वीडन से मिले ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमले कर रही है। और अब ज़ेलेंस्की की सेना के पास जर्मनी का बहुत ही खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम भी आ चुका है। नेटो से मिल रहे ऐसे तमाम चैलेंज को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तैयारी भी पक्की कर ली। पुतिन भविष्य के लिए रूस की एयरफोर्स को कैसा बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको 2 जहाजों के बारे में डिटेल से बताते हैं।
पहले देखिए रूस का सुखोई 57। ये रूस का सबसे बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट है, यानी जो रडार की पकड़ में नहीं आता। ये दुनिया में 4 स्टेल्थ विमानों में से एक है और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है। यूक्रेन के बाद अगर अमेरिका के साथ या नेटो के साथ रूस का युद्ध भड़कता है तो पुतिन के इस सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। अगर ये दोनों जहाज यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। रूस का प्लान है कि वो 2024 तक 22 सुखोई 57 फाइटर्स को अपनी वायुसेना में शामिल कर ले, जबकि 2028 तक उसे ऐसे 54 और जेट मिल जाएं। यानी हर साल रूस 13 से 14 नए सुखोई 57 फाइटर बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। अब देखिए पुतिन का दूसरा जहाज, जो अमेरिका और नेटो के लिए बड़ी टेंशन और बहुत ही खतरनाक चैलेंज पेश कर सकता है। ये है सुखोई 75, जिसे रूस का चेकमेट कहा जा रहा है। ये एक सिंगल सीटर स्टेल्थ जेट है जिसे रूस ने 2021 में मॉस्को एयर शो के दौरान दुनिया को दिखाया था। इस जहाज की पहली उड़ान 2024 में हो सकती है, ऐसा पुतिन ने प्लान फिक्स कर दिया है। दुनिया में चल रही एक जंग ने पहले ही हथियारों की मांग तेज कर दी है। यूक्रेन के बाद युद्ध के खतरे से जूझ रहे ताइवान को देखकर भी नए हथियार अब ज्यादा खरीदे जा रहे हैं और इनमें सुखोई 75 रूस की तरफ से एक सस्ते ऑप्शन वाला स्टेल्थ जेट बताया जा रहा है। सुखोई 57 और सुखोई 75 ये दोनों 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं, लेकिन अब रूस 6ठी पीढ़ी यानी इनसे भी आधुनिक फाइटर जेट पर काम कर रहा है। ये बात तो रूस का सुखोई डिजाइन ब्यूरो 2016 में ही बता चुका था। अब पुतिन के इस बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम तेज हो गया है। सुखोई 57 और सुखोई 75 की तरह रूस का 6ठी जेनरेशन का फाइटर बिना पायलट वाला होगा और ये एक ड्रोन के तौर पर काम करेगा, यानी उसमें पायलट नहीं बैठेगा, उसे ग्राउंड स्टेशन से कंट्रोल किया जाएगा। ये नया फाइटर ड्रोन के साथ बहुत करीब से काम करेगा। कुल मिलाकर रूस अमेरिका की राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसने ऐसे ही फाइटर पर काम पहले ही शुरू कर दिया है। अमेरिका के इस प्रोजेक्ट का नाम है नेक्स्ट जेनरेशन एयर डोमिनेंस फाइटर, जो 2030 तक दुनिया के सामने आ सकता है। अमेरिका का नया फाइटर कैसा होगा, ये पूरी डिटेल में आपको हम बताएंगे, क्योंकि अमेरिका ने दुनिया के सामने एक बड़ा ऐलान किया है। अमेरिका के इस ऐलान से चीन और रूस दोनों के होश उड़े हुए हैं। अमेरिका ने अपने नेक्स्ट जेनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जिनका जवाब चीन और रूस के पास फिलहाल नहीं है। अमेरिका का दावा है कि उसके ये हथियार इतने घातक हैं कि वो इनके जरिए न सिर्फ चीन और रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना सकता है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में खतरनाक से खतरनाक मिशन को अंजाम तक पहुंचा सकता है। अमेरिका ने कर ली जंग की तैयारी। अमेरिका ने किया घातक हथियारों का सफल परीक्षण। अमेरिका के हथियार उड़ाएंगे रूस चीन के होश। मल्टी वॉर फ्रंट के लिए अमेरिका कॉम्बैट रेडी।
यूक्रेन जंग पर रूस और अमेरिका के बीच तलवारें खींची और दोनों देशों के बीच भड़की एक छोटी सी चिंगारी रूस और अमेरिका में सीधी जंग भी करवा सकती है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने हैं। उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण भी अमेरिका की परेशानी का बायस बना हुआ है। इतना ही नहीं, ईरान भी लगातार इस्राइल और अमेरिका को धमकी दे रहा है। ये तमाम फैक्ट और फैक्टर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि भविष्य में अमेरिका को अचानक कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ सकती है। लिहाजा इन खतरों को देखते हुए अमेरिका ने मल्टी वॉर फ्रंट की तैयारी शुरू कर दी है और इस कड़ी में वो इसकी शुरुआत अपनी वायुसेना के जंगी बेड़े की ताकत को बढ़ाकर कर रहा है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अमेरिका ने आसमान पर बादशाहत कायम करने की पूरी तैयारी कर ली है। इन तस्वीरों का एक मतलब ये भी निकलता है कि अब बहुत जल्द अमेरिका की वायुसेना के जंगी बेड़े की शक्ल कुछ ऐसी ही दिखेगी, विलक्षण, विध्वंसक, विनाशकारी। खबर के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स अपने एनगैड यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत अपनी वायुसेना के नए जंगी बेड़े में 6th जनरेशन फाइटर जेट के साथ साथ लॉयल विंगमैन ड्रोन को विकसित करने के करीब पहुंच चुका है। खबर के मुताबिक 2024 तक पूरी दुनिया अमेरिका की वायुसेना का नया अवतार देखेगी। दरअसल अपने प्लान के तहत अमेरिकी वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों के एक ऐसे जंगी बेड़े को विकसित कर रहा है जिसमें एक फाइटर जेट के साथ ऐसे ड्रोन उड़ान भरेंगे जो एक फाइटर जेट की भूमिका निभाएंगे। अमेरिका की एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल के मुताबिक एक फाइटर जेट के साथ 5 या उससे ज्यादा ड्रोन उड़ान भरेंगे। इस दौरान ये ड्रोन स्ट्राइक और सर्विलांस दोनों ही काम करेंगे। ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक से भी लैस होंगे। इसके अलावा खतरे की सूरत में ये डिकॉय की तरह दुश्मन के जेट या मिसाइलों के हमले का सामना भी करेंगे। इन तमाम ड्रोन की कमांड फाइटर जेट को उड़ा रहे पायलट के हाथ में होगी। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक उसने अपना एनगैड यानी नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम साल 2015 में शुरू किया था। इसका मकसद अमेरिकी वायुसेना की शान कहे जाने वाले F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों से बेहतर और 6th जनरेशन के फाइटर जेट बनाना था। अमेरिका ने अपने एनगैड प्रोग्राम को इतना खुफिया रखा था कि दुनिया सालों तक इसके बारे में अनजान रही। लेकिन रूस के 6th जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने की खबर के बाद अमेरिका ने भी ये ऐलान कर दिया कि वो अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को विकसित करने के बहुत करीब है। अमेरिका की एयरफोर्स के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल के मुताबिक साल 2030 तक अमेरिकी वायुसेना के पास फ्यूचर फाइटर जेट्स की 1 से ज्यादा स्क्वाड्रन होंगी। सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट ही नहीं, अमेरिका ने एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का भी सफल परीक्षण किया है जो एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग तरह की मिसाइलें दाग सकता है। खबर के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना के रिसर्च लैब ने अपने नेसैम्स यानी नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से 3 अलग तरह की मिसाइलें दागने में कामयाबी हासिल की है। अपने लेयर्ड टेस्ट की बदौलत
अमेरिका ने ये साबित कर दिया है कि जंग की सूरत में वो कैसे NASAMS से न सिर्फ दुश्मन की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ अपने हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों की रक्षा कर सकता है, बल्कि अलग अलग मिसाइलों के जरिए वो दुश्मन के सैनिक अड्डों को आसानी से निशाना भी बना सकता है। इस परीक्षण के दौरान NASAMS से AIM-9X आमराम और आमराम एक्सटेंडेड मिसाइलें दागी गईं। अमेरिका के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी आर्मी के रडार से आसानी से जोड़ा जा सकता है। अमेरिकी वायुसेना के साथ साथ अमेरिका के बैटल स्पेस कमांड और कंट्रोल सिस्टम से भी ऑपरेट किया जा सकता है। अमेरिका के इस नए एयर डिफेंस सिस्टम को रेथियन मिसाइल एंड डिफेंस, कोंग्सबर्ग डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अमेरिका की वायुसेना के रिसर्च लैब SDPE के साथ मिलकर विकसित किया है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक परीक्षण के दौरान दुश्मन के एक टारगेट की सूचना रडार के जरिए BC-3 यानी बैटल स्पेस कमांड और कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचाई गई। BC-3 ने इस सूचना को KDA फायर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक रिले किया। KDA सेंटर में खतरे के आंकलन के बाद NASAMS एयर सिस्टम में उसे नष्ट करने के लिए मिसाइल चुनी गई और किल कमांड के तहत टारगेट को नष्ट कर दिया गया। अमेरिका का दावा है कि उसका ये नया एयर डिफेंस सिस्टम चीन और रूस की आधुनिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक चीन ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइलें विकसित कर चुका है जो हिंद प्रशांत महासागर इलाके और खासकर गुआम में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को नष्ट कर सकती है। लेकिन अब अपने लेयर्ड मिसाइल लॉन्चर के जरिए वो अमेरिकी बेस के ऊपर मंडराते किसी भी खतरे को नष्ट कर सकता है। दरअसल हिंद प्रशांत महासागर इलाके में जापान और दक्षिण कोरिया में अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं जो चीन की मिसाइलों के निशाने पर हैं। अमेरिका की वायुसेना के रिसर्च लैब SDPE के मुताबिक अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत अब अमेरिका अपने हर एयर बेस की हिफाजत और भी बेहतर तरीके से कर पाएगा। आपको ये भी बता दें कि अमेरिका का ये नया एयर डिफेंस सिस्टम NASAMS मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। इससे आधुनिक मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस श्रेणी में आमराम मिसाइलें आती हैं। NASAMS के जरिए लॉन्ग रेंज पैट्रियट मिसाइल भी दागी जा सकती है। इतना ही नहीं, NASAMS से आमराम एक्सटेंडेड मिसाइलें आसानी से दागी जा सकती हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट रेंज मिसाइलें दागने में भी सक्षम है। इस श्रेणी में AIM-9X साइड वाइंडर मिसाइलें आती हैं। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक उसने अपने इस घातक हथियार का परीक्षण नॉर्वे के एंडोया एयर स्टेशन पर किया था। परीक्षण के बाद रेथियन का यह भी दावा है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कंपनी का तो यहाँ तक कहना है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम अलग अलग सेंसरों के साथ भी काम करने में सक्षम है। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक उसने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण महज 10 महीने में पूरा किया है। अमेरिका के इस नए हथियार का ऐलान यकीनन
उत्तर कोरिया, ईरान और खासकर रूस और चीन के लिए अच्छी खबर तो नहीं कही जा सकती। अब जब अमेरिका ने एक ऐसा हथियार विकसित कर ही लिया है जो उसके दुश्मन मुल्कों की किसी भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है, तो जाहिर सी बात है कि वो जल्द से जल्द अपने इस हथियार को सबसे पहले अपने उन सैन्य ठिकानों पर तैनात करेगा जो चीन और रूस की सरहद के करीब है। सिर्फ नया एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं, जिस तरह अमेरिकी वायुसेना अपने नए 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात कर रही है, वो भी चीन और रूस के लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। अमेरिकी वायुसेना के मुताबिक उसका नया फाइटर जेट दुनिया का सबसे खतरनाक और तेज फाइटर जेट होगा और इसे रोकना या फिर इस पर निशाना लगाना नामुमकिन होगा। अमेरिकी वायुसेना ने अभी तक इस विमान को लेकर किसी तरह की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन रक्षा एक्सपर्ट्स इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि अमेरिका यह खतरनाक फाइटर जेट बना चुका है। लिहाजा अमेरिका की तैयारियों को देखकर लगता है कि वो मल्टी फ्रंट वॉरफेयर के लिए कॉम्बैट रेडी है। रूस और अमेरिका बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। मुमकिन है कि यह युद्ध कई साल तक चले और ऐसे में हार और जीत देखने को मिलती रहेगी। फिलहाल पुतिन को यूक्रेन में ऑपरेशन कीव की नाकामी के बाद दूसरा बड़ा झटका लगा है। पराजय का स्वाद बहुत कड़वा होता है और पुतिन इस वक्त वही कड़वा स्वाद चख रहे हैं। खार्किव की हार पुतिन को बहुत परेशान कर रही है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि लुहांस्क में भी रूस की फौज को भागना पड़ सकता है। आखिर पुतिन के कैंप में क्या चल रहा है? चेचन कमांडर रमजान कादिरोव अब पुतिन से क्यों मिलना चाहते हैं? ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पुतिन की पलटवार वाली स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। पूरी दुनिया इस वक्त पुतिन की तरफ देख रही है। जब पुतिन की आर्मी मैदान छोड़कर भाग रही है, तब पुतिन क्या सोच रहे हैं? खार्किव में बहुत बड़ी हार के बाद आखिर पुतिन के पास अब क्या विकल्प है? 48-51 प्लस। पुतिन कहां हमला करेंगे? आखिर उनका गुस्सा किस पर फूटने वाला है? पुतिन के सबसे कट्टर दोस्त रमजान कादिरोव भी रूस के सैनिकों को भागता देखकर बहुत गुस्से में है। कादिरोव ने कहा कि वो खुद मॉस्को जाकर पुतिन से सीधी बात करेंगे, खार्किव में हार की समीक्षा करेंगे और यह आश्वासन भी देंगे कि चेचेनिया के 10,000 योद्धा किसी भी वक्त पुतिन के लिए अपनी जान देने को तैयार है। इस वक्त यूक्रेन में एक इतिहास रचा जा रहा है और इस बदलते इतिहास की हर तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हार और जीत की हर कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन में क्या चल रहा है, एक छोटी सी झांकी देखिए। खार्किव पर कब्जा करके आगे बढ़ रहे एक जवान को इस वक्त यूक्रेन के लोगों का प्यार मिल रहा है। यूक्रेन की महिलाएं खार्किव के इलाकों में यूक्रेन के जवानों का स्वागत कर रही हैं। एक तरफ यूक्रेन में जीत का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस के सैनिकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ज्यादा विचलित करने वाली हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे रूस के सैनिकों को जमीन पर लिटाकर हाथ पैर बांधकर सरेंडर करवाया जा रहा है। ये वीडियो भी रूस के लोग कभी नहीं देख सकेंगे, जिसमें रूस के सैनिकों की आंखों में पट्टी बांधकर उनका सरेंडर करवाया जा रहा है।
ये एक और तस्वीर देखिए, रूस के खतरनाक टैंक T-72 को यूक्रेन का एक किसान अपने ट्रैक्टर से धकेल रहा है। ये रूस के ही 2 और T-72 टैंक हैं जो अब यूक्रेन के कब्जे में आ चुके हैं। देखिए, ये रूस की सेना के विस्फोटक हैं जो रूस के सैनिक खार्किव में छोड़कर भाग गए। यूक्रेन के सैनिकों ने वो पोस्टर उखाड़ दिए हैं जिन्हें रूस के सैनिकों ने लगाया था। इन पोस्टरों में लिखा था कि हम रूसी लोग हैं। रूस के हथियारों का जखीरा भी यूक्रेन के कब्जे में आ गया है। ज़ेलेंस्की ने इस जीत पर क्या कहा है, देखिए। Українські народи, сьогодні 200 днів нашого спротиву, нашої боротьби, нашої вітчизняної війни за волю, за незалежність, за право бути. У ці 200 днів нам чимало вдалося, але найважливіше, а тому найважче попереду. І це звернення я хочу присвятити саме тим, хто попереду, і кому зараз найважче, бо вони роблять найважливіше. जीत पर ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों का जोश बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन के खेमे में खलबली मची हुई है। पुतिन के सबसे विश्वस्त और सबसे बड़े कमांडरों में से एक, चेचेनिया के लीडर रमजान कादिरोव को खार्किव की हार ने हिलाकर रख दिया है। एक टेलीग्राम चैनल पर रमजान कादिरोव ने 11 मिनट का एक वॉइस मैसेज अपलोड किया है और हार पर कई अहम टिप्पणियां की हैं। रमजान कादिरोव ने कहा है कि रूस को अपने सैन्य अभियान में बदलाव करना होगा। रूस की सेना को रणनीति बदलनी होगी। मजबूर होकर मुझे पुतिन के पास जाना होगा। जमीन की स्थिति पुतिन को बतानी होगी। मैं रूस के रक्षा मंत्रालय की तरह रणनीतिकार नहीं हूं, लेकिन रूस की सेना ने गलतियां की हैं। हम दोबारा उन हिस्सों पर कब्जा कर लेंगे। हमारे पास बहादुर लड़ाके हैं। मेरे 10,000 लड़ाके तैयार हैं। हम जल्द ही ओदेसा पहुंचेंगे। रमजान कादिरोव पुतिन के वफादार हैं और इस मुश्किल वक्त में वो खुद पुतिन से मिलना चाहते हैं और पुतिन को ये बताना चाहते हैं कि आखिर खार्किव में चूक कहां हुई है। दूसरी तरफ पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में हाहाकार मचा हुआ है। मॉस्को में पुतिन के विरोधियों का मनोबल बढ़ गया है और इस मुश्किल घड़ी में पुतिन के गुस्से की गाज गिरी है लेफ्टिनेंट जनरल रोमन बर्डनिकोव पर। दरअसल जनरल रोमन बर्डनिकोव पर ही खार्किव को बचाने की जिम्मेदारी थी। 16 दिन पहले ही उनको खार्किव में नियुक्त किया गया था, लेकिन वो जंग हार गए और पुतिन की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। पुतिन ने अब अपनी वेस्टर्न कमांड का जिम्मा एक नए जनरल को दिया है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर लापिन। अब तक सेंट्रल कमांड को नेतृत्व करने वाले जनरल को अब वेस्टर्न कमांड की कमान सौंपी गई है। रूस की आर्मी के पांव भले ही खार्किव में उखड़ गए हैं, लेकिन रूस का गुरूर और गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा।